एआई के पास एक इंटरेस्टिंग पावर है कि एआई उन चीज़ों को कर सकती है जिसके लिए हम नॉर्मली अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। हम लोगों को महसूस नहीं हो रहा, पर हम लोगों की ज़िंदगी अब पूरी तरह से एआई पर निर्भर हो चुकी है। जो एआई इसके पीछे बैक लेयर में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, उस एआई के लिए हम लोग चिंतित हो रहे हैं कि हम अपने ब्रेन को उन चीज़ों को करने के लिए फ्री कर सकें जहाँ पर क्रिएटिविटी लाई करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई की अच्छी हैं और उनको और ज़्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है। आजकल हम एक वर्ड हमेशा से सुनते आ रहे हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये क्या है? आजकल लोग इसको इतना यूज क्यों कर रहे हैं? क्या लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं तो ये सही है? इस चीज का डिसएडवांटेज क्या है या एडवांटेज क्या है? ये आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कितना सही है? इन सब के सवाल आज हम जानेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद रिया जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात करते हैं तकनीक की। जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आजकल की जो जनरेशन है, वो उस पर ही निर्भर हो गई है पूरा। और कहीं ना कहीं अभी जो नया नाम आ गया है हमारे बीच, एआई। तो अब आपको क्या लगता है कि एआई आगे जो पीढ़ी आएगी उसके लिए कितना सही साबित होगा? आने वाली पीढ़ी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट होकर के ही आ रही है। हम लोगों को महसूस नहीं हो रहा, पर हम लोगों की ज़िंदगी अब पूरी तरह से एआई पर निर्भर हो चुकी है। हर व्यक्ति का जो फ़ोन है, उसके फ़ोन को जो सर्च इंजन सपोर्ट कर रहा है, चाहे गूगल कर रहा है, चाहे सैमसंग का मेटा कर रहा है। गूगल में जेमिनी है, सैमसंग में मेटा है, पूरी तरह से एआई है। यदि आप एक छोटी सी फ्लाइट भी बुक करने के लिए जाते हैं तो लगभग दुनिया के 90% सर्च इंजन से एआई है। आपने बुक किया, एआई, पैसा दिया, एआई, उसके बाद आपके बैंक में आया तो एआई, उसको जो मॉनिटर करने वाली एजेंसी है वो एआई है। लड़ाइयाँ चल रही हैं जो जो ड्रोन गाइडेड हैं वो एआई से हो रहे हैं। आप बड़ी बड़ी जगहों पे चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, दुबई चले जाएं, जापान चले जाएं, वहाँ पर जितनी सर्विलेंस हो रही है वो एआई से हो रही है। तो हम लोगों को पता नहीं है, पर उसके बिना भी हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से एआई से ही रेगुलेट हो रही है। समस्या एआई से रेगुलेशन की नहीं है, समस्या इस चीज़ की है कि उस एआई का उपयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं। जिस व्यक्ति ने पहला सॉफ्टवेयर बनाया था 1962 में, उस व्यक्ति ने एक प्यारी बात कही थी। उसने कहा था, इन 100 years from now the world would be divided in two kinds of people. One who would be guiding technology, second who would be guided by technology. तो टेक्नोलॉजी तो आ गई, अब निर्भर इस बात पर करता है कि आप टेक्नोलॉजी के इस तरफ खड़े हैं कि उस तरफ खड़े हैं। आचार्य शंकर की कहानी आती है। जा रहे थे, उनके साथ उनके शिष्य जा रहे थे। एक किसान भैंस को लेकर के जा रहा था। आचार्य शंकर ने अपने शिष्यों से पूछा कि ये किसान भैंस को ले जा रहा है कि भैंस किसान को ले जा रही है? कैसा प्रश्न साहब, वह किसान ही भैंस को ले जा रहा है। आचार्य शंकर गए, उन्हें रस्सी छुड़ा दी, भैंस भागी तो पीछे पीछे किसान भागा। बोले अब भैंस किसान को ले जा रही है कि किसान भैंस को ले जा रहा है? वही स्थिति इंसान की हो गई है। बनाई तो टेक्नोलॉजी हम ही ने, पर हम ही उस पर डिपेंडेंट। ये जो टेक्नोलॉजी है वो हम पे भारी पड़ेगी? क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं, भारी तो पड़ ही रही है, भारी तो हर दृष्टि से पड़ रही है। भारी एक सामान्य सी बात आप लोगों से पूछ करके बताइए, जो लोग 30 साल पहले व्यक्ति को कम से कम 15 फ़ोन नंबर तो याद रखने पड़ते थे, आज व्यक्ति अपने घर का पता भी बिना गूगल के याद नहीं रखता है। उसके मैप में डाल दिया तो घर पहुंच जाएगा, नहीं तो कहीं और पहुंच जाएगा। तो व्यक्ति क्या है, आज की स्थिति में समस्या यह है कि उसकी डिपेंडेंसी पूरी तरह चली गई। न्यूरोलॉजी की दृष्टि से देखें तो हमारा जो ब्रेन है उसके पास एक इंटरेस्टिंग एबिलिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइव वेयरिंग। जैसे सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर जो है फिक्स्ड है, चेंज नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डालेंगे तो हार्डवेयर काम करेगा। हमारा ब्रेन अकेला दुनिया की ऐसी एंटिटी है जिसको हम लाइव वेयर कह करके पुकारते हैं। लाइव वेयर का मतलब यह है कि प्रकृति ने हमको अनपैक्ड अवस्था में धरती पर छोड़ दिया है। जितना ज़्यादा हमें स्टिमुलेशन मिलता है उतना ही ज़्यादा हम ब्रेन के पाथवेज का निर्माण करते हैं, और जितना ज़्यादा पाथवेज का निर्माण करते हैं उतना ही ज़्यादा ब्रेन का स्टिमुलेशन होता है। आज की तारीख में क्या है, ब्रेन का स्टिमुलेशन तो नील होता चला जा रहा है।
हर चीज़ तो आपको टेक्नोलॉजिकली गाइडेड है। आपको आपके घर तक टेक्नोलॉजी पहुंचा रही है, कौन सी दवाई खानी है टेक्नोलॉजी बता रही है, कब बात करना है टेक्नोलॉजी बता रही है, कब उठना है टेक्नोलॉजी बता रही है, कब खाना है, क्या खाना है, कितने बजे खाना है, किसके साथ खाना है, एवरीथिंग इज बीइंग गाइडेड बाय द टेक्नोलॉजी। तो हमारे ब्रेन के अपने स्टिमुलेशन की संभावना को तो हमने नील कर दिया। और ब्रेन की जो हायर पावर्स होती है जिसको हम कॉर्टिकल फंक्शंस बोलते हैं, कॉर्टिकल फंक्शंस में क्या चीज़ें हैं, कॉर्टिकल फंक्शंस में सिर्फ परसेप्शन या एनालिसिस नहीं है, व्यक्ति के पास लर्निंग भी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी चाहिए, डिसीजन मेकिंग भी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें एआई कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें एआई करेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वही करेगा, डिसीजन मेकिंग भी वही करेगा, और असली ज़िंदगी में व्यक्ति को तकलीफ से गुजरना पड़ा तो ही वुड बी कंप्लीटली डी स्किल्ड फॉर इट। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हर चीज़ एआई कर रहा है, लेकिन एआई तो एक मशीन ही है ना, उसमें तो कोई फीलिंग्स नहीं है, समझ नहीं सकता कि किस वक्त क्या रिएक्ट करना है उस सिचुएशन को। तो अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो लैक हो जाएगी। नहीं नहीं, एआई नहीं कर रहा है, हम एआई से करा रहे हैं। समस्या ये नहीं है कि एआई कर रहा है, एआई अपने आप इस काम को नहीं कर रहा। समस्या ये है कि हम अपनी डिपेंडेंसी को एआई पर बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। जो आज के समय की समस्या है, मैं जैसा 2 घटनाएं मैंने आपको बताई कि आप टेक्नोलॉजी से गाइड हो रहे हैं या आप टेक्नोलॉजी को गाइड कर रहे हैं। आज से पहले ये बात आसान थी, इसलिए आसान थी क्योंकि हम लोगों को कंप्यूटर को गाइड करना था, और कंप्यूटर क्या, एक मशीन है। एआई के पास एक इंटरेस्टिंग पावर है कि एआई उन चीज़ों को कर सकती है जिसके लिए हम नॉर्मली अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। कहने का अर्थ क्या है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को आपस में एनालाइज कर सकती है, लर्न कर सकती है, जिसको मशीन लर्निंग कह करके पुकारते हैं। कंप्यूटर के पास ये एबिलिटी नहीं थी कि वो लर्निंग कर सके, मशीन के पास ये एबिलिटी है कि वो लर्न कर सकती है। लर्न का मतलब है कि हर इटरेशन के साथ अपने को इम्प्रूव कर सकती है। जो ट्रांसफार्मर एआई को सपोर्ट कर रहा है, जिसको गूगल का डीप माइंड ट्रांसफार्मर प्रोग्राम कहते हैं, इट इज़ वर्किंग एट ए स्पीड ऑफ 36.8 पेटाफ्लॉप्स, जो कि एक इंसान की ब्रेन से 6 टाइम्स ज़्यादा तेज है, और सबसे ज़्यादा तेज इंसान के दिमाग से 6 गुना तेज है। मतलब आइंस्टाइन से आप तुलना करें तो उनसे 6 गुना तेज है। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही नहीं हो रही है। तो पहली बात तो है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति, और ऐसे कितने होंगे, और यदि होंगे भी तो खाएंगे पिएंगे सोएंगे थकेंगे आराम करेंगे। एआई को इसमें से कुछ नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि जब एआई बना तो एआई को बनाते समय में दुनिया के जितने टॉप साइंटिस्ट थे उनके मध्य में अघोषित 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए। 1, एआई शुड नॉट बी टेकन इनटू द ओपन, सेकेंड, इट शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और हमने दोनों को ही ब्रेक कर दिया है। चैट जीपीटी को इंटरनेट पर ले आया है, ओपन हो गया है, तो उसके पास क्या है, मल्टीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन जा रही है, एंड विद एवरी सिंगल इटरेशन इट इज इंप्रूविंग इट्स इंटेलिजेंस बाय 3%। एक बार के रोटेशन पर एआई अपनी इंटेलिजेंस को 3% इंप्रूव कर लेता है। तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आप एक ऐसी एंटिटी के साथ जूझ रहे हैं। यदि वो इतना कंसर्निंग नहीं होता तो जेफरी हिंटन, जिनको गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है, नोबेल प्राइज मिला उनको, वो अपनी पोजीशन से रिजाइन नहीं करते। ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोजीशन इन मई 2023, ताकि वो इन विषयों के ऊपर और भी ज़्यादा खुल करके बातें कर सकें। तो जिस व्यक्ति ने एआई को खोजा, यदि वही उससे शंकाग्रस्त होकर के अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, तो इसका मतलब है कि अन्य लोगों को भी थोड़ा चिंता के साथ सोचने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को आप एक प्रोग्राम देंगे, एल्गोरिदम देंगे, उसको फॉलो करेगा। एआई के पास ये एबिलिटी है कि वो मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट कैसे कर सकता है? एक सिस्टम होता है कंप्यूटर के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्चा, और वो जो कैप्चा सिस्टम है वो ह्यूमन बींग्स को और रोबोट्स को अपार्ट करने के लिए है। पता चल जाए कि इंसान कर रहा है कि कंप्यूटर कर रहा है, ये देखने के लिए कैप्चा सिस्टम है। डीप माइंड प्रोग्राम जिन लोगों ने बनाया उनने एआई को कैप्चा रीड करने को कहा, और चूंकि उसका बेसिस इस तरीके का बना हुआ है कि उसको आप एल्गोरिदम से नहीं पढ़ सकते, तो एआई के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो कैप्चा को पढ़ सके। एआई ने क्या किया, एआई taskrabbit.com एक वेबसाइट है, वहाँ गया और वहाँ से उसने एक व्यक्ति को हायर करने की कोशिश करी ताकि वो पढ़ करके बताए। उस व्यक्ति को शक हो गया कि ये मुझसे पढ़ने को क्यों कह रहा है, कहीं एआई तो नहीं है। तो उस व्यक्ति ने उससे इंटरनेट पर क्वेश्चन पूछा कि आर यू एन एआई, आप कहीं एआई तो नहीं हो? और एआई ने क्या जवाब दिया, बोले नहीं, मेरी आंखें खराब हो गई, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझे इसको पढ़ने के लिए सहायता की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है
कि एआई हैज़ एन एबिलिटी टू मैनिपुलेट। अब आप जरा सोच करके देखो कि एक ऐसी शक्ति जिसके पास दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, दुनिया के सारे सीसीटीवी की इमेज उसके पास आ रही है, दुनिया का सारा जहाँ पे भी पैसे का फ्लो हो रहा है वो उसके पास आ रहा है, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड है। आज एक भारतीय को एक रशियन के साथ बात करने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता है। आप यदि किसी डेजर्टेड आइलैंड पर छोड़ते हैं और दो लोग एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते हो तो वो एक दूसरे से किसी आधार पे संपर्क नहीं कर सकते। एआई को किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं। आप चाहे जापान में बनाओ, चाहे चाइना में बनाओ, चाहे वियतनाम में बनाओ, चाहे रशिया में बनाओ, चाहे अमेरिका बनाओ, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है और वो मैनिपुलेट भी करना जानते हैं। तो फिर शंकाएं कितनी ज़्यादा गहन हो जाती हैं। भगवान गीता में कहते हैं धूमे न वहती अग्नि यथा दर्शो मलेन च, कि जहाँ पर आग है वहाँ पर धुआं भी है। तो ठीक है कि एआई के कारण बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर जो चिंता वाले विषय हैं उन पर सोचने की आवश्यकता है। एआई से डरना चाहिए? मुझे लगता है कि उसको कंट्रोल करना चाहिए, डरने के बजाय उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। जैसे कि आजकल फ्रेंड ही मान लिया है एआई को कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है गूगल करो, चैट जीपीटी करो, तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता है। जो एआई हमसे बात कर रहा है वो तो फ्रेंड ही है, उसके लिए हम लोग चिंतातुर नहीं है। चिंतातुर उस एआई के लिए जो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। जो एआई इसके पीछे बैक लेयर में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है उस एआई के लिए हम लोग चिंतातुर है। वो एआई चिंता का विषय है और उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यदि नियंत्रित न किया गया तो जैसा जेम्स बैरेट ने कहा, इट मे बी आवर फाइनल इन्वेंशन। इसके बाद दूसरा कोई आविष्कार नहीं होगा, यह हम लोगों का अंतिम ही आविष्कार होगा। और यही कारण है अभी हम लोग गायत्री परिवार ने जो है पिछले वर्ष हिरोशिमा में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला में भाग लिया। वो कार्यशाला इसी आशय के साथ थी कि दुनिया के सब सेलेक्टेड टॉप लीडर्स, माइक्रोसॉफ्ट के हेड वहाँ थे, एनवीडिया के हेड वहाँ थे, सिस्को के हेड वहाँ थे, और धर्म जगत के सारे मूल लोग थे। संयोग हमें मिला कि गायत्री परिवार भारत की ओर से और सनातन धर्म की ओर से अकेले प्रतिनिधि के रूप में था। वहाँ पोप के यहाँ से पोप थे और मक्का के हेड थे, अन्य धर्मों के हेड भी थे। मूल भाव यही था कि ऐसी गाइडलाइन का निर्माण किया जा सके जिसके माध्यम से एआई को कंट्रोल किया जा सके। और हिरोशिमा में क्यों किया? इसलिए किया कि हिरोशिमा ने पिछले सदी की सबसे बड़ी त्रासदी को सहा। और पिछले सदी का सबसे बड़ा विज्ञान क्या था? न्यूक्लियर। और न्यूक्लियर की जो तबाही हुई, उसका जो साइड इफेक्ट हुआ, जब खोज करके आया गया था तो उसे उस सदी का सबसे बड़ा आविष्कार माना गया। यदि आप पिछले सदी के शुरू के 25 वर्षों के नोबेल प्राइज़ को उठा करके देखें तो 12 जो हैं वो या तो न्यूक्लियर फील्ड में रिसर्च करने के लिए मिले हैं या क्वांटम फील्ड में रिसर्च करने के लिए मिले हैं। तो इसका मतलब है कि उस समय में लोगों ने उसको बड़ी आशा के साथ देखा, जैसा आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं। पर उसके जो दुष्परिणाम हैं वो 1945 आते आते तक स्पष्ट होने लग गए थे। तो हम लोग भी यही चाहते थे कि ऐसा नहीं हो कि जब तक लोगों को इसके दुष्परिणाम पता चले तब तक बहुत देर हो गई हो। इसीलिए हिरोशिमा अपील के नाम से वहाँ पर एक बहुत बड़ा समझौता हुआ, और समझौता इस आशय के साथ हुआ कि जितना वैज्ञानिक डेवलपमेंट हो रहा है इसके ऊपर एथिकल गाइडलाइंस बनाने की आवश्यकता है। तो हम लोगों को ऐसा होप है, ऐसी आशा है कि उसका जो परिणाम है वो सार्थक निकल करके आएगा। आजकल की जो जनरेशन है वो उस चीज़ को मिसयूज़ भी कर रही है। कुछ बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है इन चीज़ों को, लेकिन कुछ लोग बहुत मिसयूज़ करते हैं इन चीज़ों को। हम जरा सोच के देखें कि एआई का डेवलपमेंट क्यों हुआ। एआई का डेवलपमेंट इसलिए हुआ कि हम अपने ब्रेन को उन चीज़ों को करने के लिए फ्री कर सकें जहाँ पर क्रिएटिविटी लाई करती है। हमारा उद्देश्य ये था कि जो चीज़ें हमारी ऊर्जा को अननेसेसरीली ले जाती हैं वहाँ पर हम लोगों को ब्रेन न लगाना पड़े और हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल क्रिएटिविटी के लिए कर सकें। हम कर रहे हैं उल्टा। हम क्रिएटिविटी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करा रहे हैं और अपनी रेगुलर चीज़ों को करने में लगे हुए हैं। यदि हम उसी साइंटिफिक एडवांसमेंट का इस्तेमाल उन चीज़ों को करने में करें जिन चीज़ों को करने में हमारी ऊर्जा का अतिशय नुकसान होता है, और एआई का इस्तेमाल क्रिएटिविटी के लिए करें, तो ऐसा नहीं है कि उसी का इस्तेमाल जो है वो अच्छे उद्देश्य में नहीं किया जा सकता। वही अस्त्र हैं, वही वेपन्स हैं। आर्मी के हाथ में जाते हैं, पुलिस के हाथ में जाते हैं तो प्रोटेक्शन का साधन बनते हैं। टेररिस्ट के हाथ में चले जाएं तो एनाइलेशन का कारण बनते हैं। तो टेक्नोलॉजी वही है। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट रॉन्ग। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बुरा नहीं कह रहा हूँ।
यूज करने के तरीकों को नियंत्रित करने का कह रहा हूं। जैसे ही व्यक्ति उसको सही उद्देश्य से सही कार्य के लिए इस्तेमाल करता है तो वही वैज्ञानिक आविष्कार समाज की भलाई के लिए, मानवता की पुकार को पूरा करने के लिए लगता है। हम लोग उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई की अच्छी हैं और उनको और ज़्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है। ज़ीब्रा विज़न एआई है, यदि आप उसको फ़ोन में डालें और आप अपने पैर का एक्सरे कर सकते हैं, और कितने लोगों का भला हो सकता है। आज एक्सरे कराने के लिए व्यक्ति को पहाड़ में जाना है और वहाँ पर कहीं चोट लग गई तो बहुत दूर जाना पड़ता है, और आज उसी काम को आप एक छोटे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जिनके माध्यम से एआई की एप्लीकेशन है कि यदि लोगों को पैरालिसिस हो गई है उनको आप लगा दें तो उनके जो शरीर है उसके अंदर की ऊर्जा वापस लौट सकती है। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके माध्यम से अच्छी की जा सकती हैं। पर जैसा संसार की हर चीज़ में हुआ है, भगवान हम लोगों को चीज़ें बना बना करके देता है, प्रकृति देती है, हमारे ऊपर है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। गुरुदेव ने जब वैज्ञानिक अध्यात्म का चिंतन दिया तो देने के पीछे भाव ही ये था। उन्होंने कहा विज्ञान वही है, आप यदि उसको आध्यात्मिक भाव के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो विनाश की ओर जाएगा, और यदि आप आध्यात्मिक भाव के साथ इस्तेमाल करेंगे तो मानवता का उत्थान करेगा। आपके नज़रिए में जो एआई है, आपने कहा कि विनाश की ओर जाएगा, अब तक कितना जा चुका है? क्योंकि एआई के आने से जो रोजगार है वो बहुत कम हो चुके हैं। मैं फिर से इस बात को करेक्ट करूंगा कि मेरे हिसाब से एआई विनाश की ओर नहीं ले जा रहा है, हमारा यूज उसे ले जा रहा है। हमें अपने यूज को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। कोई एआई अपने आप डीप फेक वीडियोस बना के नहीं देता, कोई बनाने वाला उसके अंदर कंट्रोल डाल रहा है, कमांड डाल रहा है। हमारे को उन चीज़ों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, उसको संयमित करने की आवश्यकता है, उसको सही दिशा देने की आवश्यकता है जहाँ से एआई के कमांड आ रहे हैं। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है कि कितना विनाश की ओर जा चुका है, तो इसको ऐसा मान लेना चाहिए कि गाड़ी न्यूट्रल में है, ढलान की ओर जा रही है, पर अभी क्या है, हैंड ब्रेक लगाया जा सकता है। अभी हम लोग उस स्थिति में हैं जहाँ पर कि इसको गड्ढे में गिरने से रोका जा सकता है, पर थोड़े समय के बाद शायद चुनौती इतनी गंभीर होगी कि इसको रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि अभी एक जनरेशन यदि निकल गई जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, तब उनको बताना मुश्किल पड़ेगा। अभी वो जनरेशन है जिसने आधी वो दुनिया देखी है जो एआई से पहले की थी और आधी वो देखी है जो एआई के बाद है, तो उसको पता है कि कदमों को कहाँ थामने की आवश्यकता है। पर जब एक जनरेशन ऐसी निकली जिसने एआई के अलावा दुनिया नहीं देखी है, तो उसको ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एआई के बगैर की दुनिया कैसी हुआ करती थी। किताबों के अलावा और कोई जरिया नहीं होगा बताने के लिए। क्या एआई अध्यात्म को समझ पाएगा आगे जाके? अध्यात्म तो आत्मा की यात्रा है, उसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं। उसके लिए व्यक्ति को ज्ञान की, बोध की, भक्ति की आवश्यकता है। वो कार्य तो उसी पथ के द्वारा संभव है जिस पथ में व्यक्ति अपने अंदर गहरे उतरता है, उपासना को, साधना को, आराधना को माध्यम बनाता है, स्वाध्याय को, संयम को, सेवा को आधार बनाता है, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को लेकर के चलता है। जो अध्यात्म के मूलभूत सिद्धांत है, धैर्य है, क्षमा है, सत्य है, तप है, तेज है, उनको लेकर के चलता है, तभी उसको प्राप्त कर पाना संभव है। उसके अलावा कोई पथ नहीं। ऐसे ही है जैसे कोई ये समझे कि मैं पानी में तैरूंगा तो मुझे क्वांटम फिजिक्स आ जाएगी। क्या पानी में तैरने से तैरना आ जाएगा? क्वांटम फिजिक्स के लिए तो आपको उसी की लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। वैसे ही अध्यात्म के लिए आपको उसी पथ में उतरना पड़ेगा जिधर उतरने पर व्यक्ति आत्मा के उद्देश्य को समझ पाता है। टेक्नोलॉजी कैन मेक ओनली आवर लाइफ ईजियर, हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बना सकती है, संतोषप्रद नहीं बना सकती। हमने बात की विज्ञान की, अध्यात्म की, तकनीक की, तो इस चीज़ों को हमारे जो जनरेशन है उसको कितना समझना ज़रूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं सबको नॉलेज है इस सब चीज़ों की, लेकिन गहराई नहीं पता है, डिसएडवांटेजेस नहीं पता है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि टेक्नोलॉजी को समझने से पहले अपने को समझने का प्रयत्न करें। और अपने को समझने का अर्थ क्या है? अपने को समझने का अर्थ ये है कि व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण। हम लोग क्या है, मन किराएदार था,
और उसको हम लोग अपने व्यक्तित्व की चाबी दे करके बैठ गए। अब कंप्लेन कर रहे हैं कि घर खाली नहीं कर रहा है। हमने मन को पूरे व्यक्तित्व की चाबी दे दी और अब शिकायत कर रहे हैं कि मन जैसा करता है वैसा करना पड़ता है। तो मन को अधिकार तो हमने ही दिया। यदि मुझे अपने आप को समझना है तो पहले थोड़ा मन से परे जाना पड़ेगा। आत्मा के साथ व्यक्ति को अपने संबंध को स्थापित करना पड़ेगा। एक पुस्तक पूज्य गुरुदेव ने लिखी है, मैं क्या हूँ, पहली पुस्तक, और उसमें गुरुदेव ने इसी बात को कहा है कि जब तक अपने को नहीं समझा तब तक बाकी चीज़ों को समझना किसी मूल्य का नहीं। सीनरी बदल रही है, अंदर तो मैं हूँ। यदि मैं अपने को ही नहीं समझा तो जिन चीज़ों को समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ वो समझना जो है वो किसी मूल्य का नहीं रह जाता है, फ्यूटाइल हो जाता है। तो इसलिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि व्यक्ति और चीज़ों को समझे उससे पहले अपने को समझने का प्रयत्न करे, और अपने को समझेगा इसकी एकमात्र पहचान है कि आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं घटेगा जो आप नहीं घटाना चाहते। रामतीर्थ गए तो उनसे मिलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आए और रामतीर्थ अपने नाम के आगे लिखते थे बादशाह। तो उन्होंने कहा साहब आप कैसे बादशाह हैं, आपने तो कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं बादशाहों जैसे। रामतीर्थ तो कोपीन में रहते थे, सिर्फ नीचे का वस्त्र पहना हुआ था, बाकी शरीर में एक भी कपड़ा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा आप कैसे बादशाह हैं। तो रामतीर्थ बोले कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। बोले हाँ। बोले अमेरिका में जो कुछ घटता है वो आपकी इच्छा से घटता है। बोले नहीं, अमेरिका में अपनी इच्छा से घट रहा है। बोले मुझे तो बाद में पता चलता है। बोले पर मैं अपना बादशाह हूँ, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं घट सकता जिसको मैं नहीं घटाना चाहूँ। मेरे मन में एक विचार ऐसा नहीं आ सकता जिसको कि मैं नहीं आने दूँ। जैसे ही हमारे व्यक्तित्व पर इतना समग्र नियंत्रण हुआ वैसे अध्यात्म की कक्षा शुरू होती है। हमारे मन पर नियंत्रण तो, और वो तभी संभव है जब व्यक्ति अपने साथ समय गुजारे। ये सारी चीज़ें तो हमें हमारे केंद्र से दूर ले जा रही है ना। चाहे टेक्नोलॉजी कहें या विज्ञान कहें, उनका अपना दोष नहीं है। समय तो हम ही गुजार रहे हैं उनके साथ। कोई यूट्यूब पे अपने आप तो वीडियो ला नहीं रहा है, व्यक्ति उनके साथ समय गुजार रहा है, इसलिए वो एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही। तो कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। पूरी तरह से नियंत्रण तो हमारे ही हाथ में है। जैसे ही हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, वैसे ही हमारे व्यक्तित्व में शांति लौटती है। समस्या यही है कि देखने वाले हम हैं, पर हम किसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी टेक्नोलॉजी पे डालना चाहते हैं। लोकस जो है कहीं और कैसे हो सकता है, जब पॉइंट में हूँ तो किसी और के ऊपर जिम्मेवारी कैसे दी जा सकती है। अध्यात्म यही तो कहता है। अध्यात्म कहता है कि करने वाला मैं हूँ तो उसकी जिम्मेवारी भी मेरी है। जो पूरा कर्म का सिद्धांत है, जो कर्म के परिणाम का सिद्धांत है, वो क्या कहता है, यही कहता है कि करने वाला मैं हूँ, परिणाम की जिम्मेवारी मेरी है और किसी पे डाली नहीं जा सकती। उतना ही समझने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें एआई के बारे में बहुत ही विस्तार में समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस खास बातचीत में हमने एआई को बहुत ही बारीकी से समझा है कि एआई कितना ज़रूरी है, एआई के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है।